वेलकम एवरीवन। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आज का टॉपिक है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया। ये उस टाइम के इंडिया की बात हो रही है जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के बहुत सारे रीजनल एरियाज को पॉलिटिकली कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। पावर इन लोगों ने सीज करना स्टार्ट कर दी थी। मुगल्स के इंटरनल अफेयर्स में ये लोग इंटरफेयर कर रहे थे। तो इस टाइम तक आते आते इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, कल्चरल कंडीशंस कैसी थी, सोसाइटल सेटअप कैसा था, ट्रेड कैसा था, यही बताया गया है इस टॉपिक में। मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड प्रीलिम्स के लिए भी इस टॉपिक में कुछ फैक्ट दिए गए हैं स्पेक्ट्रम में, वो सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। एंड अगर आप स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हो तो चैप्टर है इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। अगर हम 18th सेंचुरी इंडिया की बात करें तो इंडिया कोई पुअर कंट्री नहीं थी। इसका कॉमर्स अच्छा था, ट्रेड अच्छा था, बहुत सारी कंट्रीज के साथ इसका कॉटन टेक्सटाइल्स में ट्रेड होता था, इसका रॉ सिल्क पॉपुलर था, कॉटन टेक्सटाइल्स तो पॉपुलर थे ही। तो इंडिया आर्किटेक्चर में भी अच्छा था, इसकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अच्छी थी। बट स्टिल अगर वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ उस टाइम पर इसका कंपैरिजन करा जाए तो इंडिया इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली उतनी ज़्यादा पेस पर ग्रो नहीं कर रहा था जिस पेस पर वेस्टर्न कंट्रीज ग्रो कर रही थी। 18th सेंचुरी इंडिया में एक साइड तो एक्सट्रीम पॉवर्टी एग्जिस्ट करती थी एंड दूसरी साइड पर एक्सट्रीम रिचनेस एग्जिस्ट करती थी, एक्सट्रीम लग्जरी एग्जिस्ट करती थी। एंड ऐसा मुगल्स के टाइम पर इंडिया में होता क्यों था? क्योंकि जितने भी मुगल ऑफिशियल्स होते थे, नॉबल्स होते थे, यहाँ पर रेवेन्यू फार्मिंग भी चलती थी, तो जमींदार्स वगैरह ये जितने भी लोग होते थे ये पीजेंट्स का ऑपरेशन करते थे, उनसे बहुत ही ज़्यादा हाई रेवेन्यू डिमांड्स करते थे। तो लोगों की कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी मुगल एम्पायर के टाइम पर। बट स्टिल अगर हम मुगल एम्पायर के टाइम पर इंडिया की बात करें एंड ब्रिटिशर्स के आने के बाद की इंडिया की बात करें तो इंडिया की कंडीशन मुगल्स के टाइम पर फिर भी बहुत ही ज़्यादा बेटर थी देन जब ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया को रूल करना स्टार्ट करा। एंड 19th सेंचुरी के एंड पर ये फैक्ट आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो कि 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते जब ब्रिटिशर्स को 100 ईयर्स हो चुके थे इंडिया में, इस टाइम तक इंडिया के लोगों की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। देन जब मुगल एम्पायर के टाइम तक जब मुगल एम्पायर का रूल था तो इंडिया के लोगों की, इंडिया के पीजेंट्स की, नॉर्मल पॉपुलेस की चाहे कंडीशन उतनी ज़्यादा बेटर नहीं थी बट फिर भी इस पीरियड के ड्यूरेशन में बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है इंडियन लोगों की, इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी की। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी 18th सेंचुरी में। इकोनॉमिकली दो टाइप के एस्पेक्ट देखेंगे कि इंडिया 18th सेंचुरी में एग्रीकल्चर में कैसा था एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री में कैसा था। एग्रीकल्चर की बात करें तो 18th सेंचुरी इंडिया एग्रीकल्चर में टेक्निकली बैकवर्ड था। यहाँ पर टेक्निकली इंडिया इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करा था बट स्टिल जो इंडिया के पीजेंट्स थे मुगल एम्पायर के टाइम पर, उनके पास क्योंकि लैंड का एरियाज बहुत ज़्यादा बड़ा होता था जिसकी वजह से ये लोग हार्ड वर्किंग भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो पीजेंट्स, इनके पास चाहे टेक्निकली उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन नहीं हुआ था बट जितने भी ये पीजेंट्स थे वो सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे अपनी हार्ड वर्क से। बट स्टिल अगर हम मुगल एम्पायर की बात करें तो इस टाइम पर भी जो स्टेट थी दैट इज़ मुगल एम्पायर, जितने भी जमींदार्स होते थे, जागीरदार्स होते थे, ये बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट इन पीजेंट्स से एक्सट्रैक्ट करते थे जिसकी वजह से देखिए पीजेंट्स तो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे बट इन्हीं का ही ऑपरेशन हो रहा था, इनको अपने प्रोड्यूस का कोई भी फायदा नहीं होता था इन पीजेंट्स को। एंड ये चीज़ मुगल एम्पायर के लिए भी सेम ही थी, मराठा एंड सिख चीफ के टाइम पर ही सेम थी। बेसिकली अगर हम रीजनल एरियाज की बात करें तो वहाँ पर भी सेम ही कंडीशन थी कि पीजेंट्स सोसाइटी के लिए तो प्रोड्यूस कर रहे थे बट उनके खुद के लिए इतना कुछ नहीं बच रहा था। एंड मुगल सेंट्रल पावर के लिए, मुगल एरियाज के लिए भी ये चीज़ इक्वली एप्लीकेबल थी। बट स्टिल अगर हम ब्रिटिशर्स के रूल के साथ कंपैरिजन करें तो मुगल टाइम पर पीजेंट्स की कंडीशन फिर भी उतनी बुरी नहीं थी। जब ब्रिटिशर्स का रूल आएगा प्रॉपरली, जब ब्रिटिशर्स मुगल एम्पायर से पावर सीज कर लेंगे तो उस टाइम पर पीजेंट्स की कंडीशन और भी ज़्यादा बुरी हो जाएगी। देन इकोनॉमिकली नेक्स्ट एस्पेक्ट देखेंगे ट्रेड एंड इंडस्ट्री का।
इंडिया का हैंडीक्राफ्ट एंड इंडिया अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में इस टाइम पर 18th सेंचुरी में सेल्फ सफिशिएंट था, जिसकी वजह से इसके इंपोर्ट्स कम थे बट इसके एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थे। स्पेशली इसके जो कॉटन टेक्सटाइल्स थे उनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था। तो इंडिया ट्रेड एंड इंडस्ट्री में स्पेशली हैंडीक्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था, जिसकी वजह से इसके इंपोर्ट कम रहते थे। एंड इसका जो इंडिया का फॉरेन कंट्रीज के साथ एक स्टडी मार्केट बना हुआ था। बहुत सारी कंट्रीज को इंडिया अपने गुड्स एक्सपोर्ट करता था। इनफैक्ट जो इंडिया का ट्रेड है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये बैलेंस कैसे होता था, क्योंकि इंडिया में प्रीशियस स्टोन्स को, प्रीशियस मेटल्स जैसे कि सिल्वर एंड गोल्ड, इनका एक्सपोर्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा होता था। इसी की वजह से ही इंडिया को सिंक ऑफ प्रीशियस मेटल्स भी बोला जाता था 18th सेंचुरी इंडिया में। एंड अगर हम कुछ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले देखिए, इंपोर्ट में इंडिया पर्शियन गल्फ से भी इंपोर्ट करता था। देन अरेबिया, चाइना, तिब्बत, अफ्रीका, यूरोप, इन सारी कंट्रीज़ के साथ इंडिया का ट्रेड था। इन कंट्रीज से इंडिया इंपोर्ट करता था। एंड इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो इंडोनेशियन आइलैंड भी। देन आप इसमें सिंगापुर भी इंक्लूड कर सकते हो। ये स्पेक्ट्रम में दोनों कंट्रीज़ नहीं दी गई हैं। पर्शियन गल्फ से इंडिया पर्ल, रॉ सिल्क, वूल, डेट्स, बेसिकली ड्राई फ्रूट्स वगैरह को इंपोर्ट करता था। देन अरेबिया की बात करें तो यहाँ पर आप कॉफ़ी याद रख सकते हो। चाइना से आप टी याद रख सकते हो, चाइना टी के लिए पॉपुलर था उस टाइम पर। तिब्बत से आप गोल्ड याद रख सकते हो। देन अफ्रीका से आप आइवरी एंड ड्रग्स याद रख सकते हो। एंड यूरोप से वूलन क्लोथ्स, कॉपर, आयरन, लेड। एंड इंडोनेशियन आइलैंड्स जो कि स्पेक्ट्रम में नहीं दिए गए हैं, इंडोनेशियन आइलैंड से इंडिया शुगर इंपोर्ट करता था। एंड जो सिंगापुर था, सिंगापुर से इंडिया टिन इंपोर्ट करता था। ये आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। एंड अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो हमने पहले ही देखा है कि इंडिया अपने कॉटन को, रॉ सिल्क को, ये इंडिया के पूरे वर्ल्ड ओवर फेमस थे। कॉटन एंड रॉ सिल्क एंड सिल्क के जो फैब्रिक होते थे, तो ये सारी चीज़ों का इंडिया एक्सपोर्ट करता था। ओपियम का एक्सपोर्ट करता था, प्रीशियस स्टोन्स, सॉल्ट पीटर, ये चीज़ें जो लिस्ट दी गई है आप स्पेक्ट्रम से एक दो बार रीड करोगे तो वो माइंड में बैठ जाएगी। बट इनका स्पेसिफिकली एग्जाम में ये नहीं पूछा गया है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करा जाता था और एक्सपोर्ट करा जाता था। आप मेन इनकी कंट्रीज को याद रखें। यहाँ पर आप इंडोनेशिया एंड प्लीज़ सिंगापुर को भी इंक्लूड कर लें। एंड एक दो चीज़ों को याद रख लें, जैसे कि चाइना जो था वो टी के लिए पॉपुलर था, तो इसको आप पक्का याद रख लें। देन उसके साथ पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर आप याद रख सकते हो ड्राइड फ्रूट्स। देन अरेबिया से आप कॉफ़ी। ऐसे में जो मेन जो चीज़ें हैं उनको आप याद रख सकते हो। एंड इंडिया का जो मेन था वो था कॉटन के फैब्रिक्स एंड कॉटन टेक्सटाइल्स, सिल्क के जो फैब्रिक होते थे, ये याद रख सकते हो आप। अब इसके रिगार्डिंग कुछ व्यूज़ भी हैं, कुछ हिस्ट्रियंस ने अपने व्यू दिए हैं इंडिया के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से लेकर विद रिस्पेक्ट टू 18th सेंचुरी इंडिया। तो देखिए, जो मेजर एंड डोमिनेंट व्यू है हिस्ट्रियंस का, वो क्या कहता है, क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टेंट वॉरफेयर्स रहते थे, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो चुका था, उसको फॉलो नहीं करा जाता था 18th सेंचुरी इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया का इंटरनल ट्रेड हार्म होता था। देखिए, यहाँ पर मैंने मैप नहीं लगाया हुआ है। देखिए, इस मैप में हमने पहले ही देखा था जब हमने रीजनल पावर्स का देखा था कि ये जितनी भी रीजनल एरियाज थे ये सब आपस में भी फाइट करते रहते थे। तो डोमिनेंट व्यू जो है हिस्ट्रियंस का वो यही कहता है कि 18th सेंचुरी इंडिया में, क्योंकि आपस में ही ये लोग फाइट करते रहते थे, एक कांस्टेंट वॉरफेयर रहता था, जिसकी वजह से जो कंट्री का इंटरनल ट्रेड है वो इतना ज़्यादा 18th सेंचुरी में ग्रो नहीं कर पाया है। लेकिन एक दूसरा व्यू है हिस्ट्रियंस का, वो क्या कहता है कि चाहे रीजनल पावर्स आपस में लड़ रही थी, चाहे जो मुगल एम्पायर था उस टाइम पर नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये एक्सटर्नल पावर्स आके इन्वेड कर रही थी, चाहे ब्रिटिशर्स आ चुके थे, बट स्टिल जो इंडिया का ट्रेड है उसको ये बोलना कि इंडिया का ट्रेड डिस्टर्ब हो चुका था, इंडिया का ट्रेड ग्रो नहीं कर रहा था, ये जो बात है ये गलत होगी। क्योंकि ये पोर्शन हिस्ट्रियंस का क्या कहता है कि चाहे इंडिया का ओवरलैंड ट्रेड है वो डिस्टर्ब हो चुका था, बट जो इंडिया का सी ट्रेड था
वो अभी भी ग्रो कर रहा था। देखिए ओवरलैंड ट्रेड क्यों डिसरप्ट हुआ था, इस फिगर से आप, इस डायग्राम से आप देख सकते हो। देखिए इस साइड पर अफगानिस्तान वाला एरिया एंड यहाँ पर कहीं पर्शिया है। तो देखिए यहाँ पर पर्शियन रूलर्स आकर, इस साइड से अफगानिस्तान रूलर्स आकर इंडिया के साथ लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, जैसे कि नादिर शाह हो गया, अहमद शाह अब्दाली। तो जिसकी वजह से देखिए लैंड रूट से तो ट्रेड यहीं से होता था ना मेन। तो जो लैंड रूट था, लैंड रूट का जो ट्रेड था, ओवरलैंड ट्रेड था, चाहे वो कम पड़ रहा था, चाहे वो डिसरप्ट हो गया था, लेकिन इस टाइम पर क्योंकि सी ट्रेड बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, तो ये नहीं बोला जा सकता है कि इंडिया का जो ट्रेड है इस टाइम पर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। तो ये दो व्यू हैं, आप मेंस आंसर राइटिंग में इनको इंक्लूड कर सकते हो, अपने पॉइंट्स बनाकर इसको लिख सकते हो कि कैसे ओवरलैंड ट्रेड तो कम पड़ गया था। एक व्यू ये कहता है बट सी ट्रेड एट द सेम टाइम ग्रो कर रहा था। बट दूसरा व्यू क्या कहता है, क्योंकि रीजनल पावर्स आपस में लड़ती रहती थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करा जाता था, कांस्टेंट वॉरफेयर थी, जिसकी वजह से इंडिया का इंटरनल ट्रेड डिसरप्ट हो रहा था। अब देखते हैं इंडिया की टेक्सटाइल एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। देखिए स्पेक्ट्रम में बहुत सारे एरियाज का नाम दिया हुआ है, तो आप याद कैसे रख सकते हो। सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो आप मेन स्टेट्स को याद रखें, उनके अंदर जो एरियाज थे उनको आप इग्नोर भी कर सकते हो। जैसे कि आप अगर बंगाल की बात करें तो देखिए, अगर उस टाइम के बंगाल की बात करें तो इसमें बांग्लादेश भी आता था, ठीक है। तो बंगाल में ढाका एंड मुर्शिदाबाद ये एरिया टेक्सटाइल के लिए पॉपुलर थे, तो आप बंगाल याद रख सकते हो। ऐसे ही आप बिहार याद रख सकते हो कि बिहार में पटना पॉपुलर था। ऐसे ही गुजरात में आप याद रखते हो कि गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, बरोच ये वाले एरियाज पॉपुलर थे। ऐसे ही फिर यूपी का याद रख सकते हो कि यूपी में वाराणसी हो गया, जौनपुर, आगरा, लखनऊ ये एरियाज पॉपुलर थे। पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो आपको पंजाब का कैसे याद रखना हो, देखिए ये इस टाइम के पंजाब वाला एरिया नहीं है, ये उस टाइम पर जो पाकिस्तान वाला पंजाब है उस एरिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, जैसे कि मुल्तान एंड लाहौर। ऐसे ही आप सदर्न इंडिया वाले पार्ट में फिर जा सकते हो कि वहाँ के जो कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, तमिलनाडु वाला एरिया है, उन एरियाज में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। बट अगर स्पेसिफिकली वूलन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वूलन जो क्लोथ्स थे वो स्पेशली कश्मीर में ग्रो कर रहे थे। आज के टाइम का भी पता होगा कि आज भी कश्मीर वूलन क्लोथ्स के लिए पॉपुलर है। ऐसे ही आप इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए MBA वर्ड याद रख सकते हो, MBA याद रख सकते हो कि M से है महाराष्ट्र, A से है आंध्र प्रदेश, B से है बांग्लादेश। तो MBA आप याद रखें। शिप बिल्डिंग के लिए ये वाले एरियाज जो थे वो लीडर्स थे शिप बिल्डिंग में। अगर सदर्न इंडिया की बात करें तो आप मालाबार कोस्ट का याद रख सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि जो केरला वाला पार्ट था उसमें 4 पार्ट्स आते थे, 4 स्टेट्स आती थी, कैलीकट, ट्रेवनकोर, चिरक्कल एंड कोचीन। ये जो 4 स्टेट्स थी ये केरला कोस्ट पर शिप बिल्डिंग के लिए पॉपुलर थी। जैसे कि आप कैलीकट के जैमोरिन की बात करें तो जैमोरिन कैलीकट का रूलर था केरला कोस्ट पर ही। जैमोरिन ऑफ कालीकट कुंजली मरक्कर्स मुस्लिम्स को यूज करता था शिप बिल्डिंग के लिए। आपको पता है केरला में इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है कुंजली मरक्कर्स के ऊपर, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो देखिए इंडिया में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी। ऐसे ही जो मराठाज हैं उनकी बात करें तो मराठाज में शिवाजी भोंसले जो थे उनकी नेवी ने पोर्तुगीज को हरा दिया था। अब आपको 2-3 व्यूज याद रखने होंगे, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इंडिया के ट्रेड एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं ये व्यू। सबसे पहले तो देखिए एक व्यू बिपिन चंद्रा की बुक में दिया गया है, उसमें बोला गया है कि इन शिप बिल्डिंग दे प्रोबेबली टॉट द इंग्लिश फार मोर देन दे लर्न फ्रॉम देम। ये एक इंग्लिश ऑब्जर्वर का व्यू है, उन्होंने बोला है कि इंडिया की जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी ये इतनी ज़्यादा बेटर थी कि जब यूरोपियंस इंडिया में आए तो यूरोपियंस ने इंग्लिश ने इंडिया से ज़्यादा सीखा शिप बिल्डिंग में, रादर देन कि इंडियंस ने इंग्लिश से सीखा। तो आप इस व्यू को याद रख सकते हो। बट एक ये वाला जो व्यू है इसको तो आपने पक्का याद रखना है, ये
स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में पूछा गया है, ये CDS के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो UPSC में भी ये पूछा जा सकता है। एंड आप अपने आंसर को बेटर बना सकते हो इस व्यू को इंक्लूड करके। देखिए यहाँ पर ना मैंने क्वेश्चन ही लगा दिया है दैट विच यूरोपियन रूलर हैड ऑब्जर्व्ड bear in mind that the commerce of India is the commerce of the world. He who can exclusively command it is the dictator of Europe. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि किस रूलर ने ये वाला व्यू दिया है, तो आपको याद रखना है, ऑप्शंस दी गई थी, मैंने ऑप्शंस को इंक्लूड नहीं करा है, तो आपने नाम याद रखना है, पीटर द ग्रेट ऑफ रशिया। ये स्पेक्ट्रम में भी व्यू दिया गया है, आपको ये व्यू याद रखना होगा। इस यूरोपियन रूलर के अकॉर्डिंग इंडिया का जो कॉमर्स था, इंडिया का ट्रेड ही वर्ल्ड का ट्रेड था, एंड जो इंडिया को कंट्रोल करेगा वही यूरोप का डिक्टेटर भी होगा। तो इस व्यू को आप याद रखें। एंड नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंडिया का 18th सेंचुरी का एजुकेशन सिस्टम कैसा था। नाउ 18th सेंचुरी इंडिया में एजुकेशन को टोटली निगलेक्ट नहीं करा जाता था, बट एजुकेशन ट्रेडिशनल थी नेचर में, एंशिएंट लर्निंग के ऊपर फोकस करा जाता था। जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो लिटरेचर रहते थे, रिलीजन के ऊपर फोकस करा जाता था, लॉ, फिलॉसफी, लॉजिक, एंड जो नेचुरल साइंसेज वाली फील्ड है जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनको टोटली इग्नोर कर दिया जाता था एंड एंशिएंट लर्निंग के ऊपर ही फोकस किया जाता था। एंड अगर कोई ओरिजिनल थॉट आता भी था, ओरिजिनल थॉट मतलब कि कोई न्यू आइडिया भी अगर आता था तो उसको डिस्करेज कर दिया जाता था। तो इंडिया एजुकेशन में बुरा नहीं था, बट इसकी जो ओवर रिलायंस थी एंशिएंट लर्निंग के ऊपर एंड न्यू चीज़ों को ना सीखना, ओरिजिनल थॉट को डिस्करेज कर देना, न्यू आइडियाज़ को डिस्करेज कर देना, वही इंडिया की 18th सेंचुरी में प्रॉब्लम थी। अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, देखिए 2 तरह की एजुकेशन थी इंडिया में, एलिमेंट्री एंड हायर एजुकेशन अभी भी है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में हिंदूज एंड मुस्लिम इसको इक्वल इम्पोर्टेंस देते थे। हिंदूज पाठशालाज में जाते थे एंड जो मुस्लिम्स थे वो मकतब्स में जाते थे, जिसमें मौलवीज एजुकेशन देते थे मॉस्क्स वगैरह में। एंड जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी वो सिर्फ हायर कास्ट तक ही ज़्यादा कन्फाइंड थी, हायर कास्ट के लोगों को ही इसकी ज़्यादा प्रिविलेज रहती थी, जैसे कि ब्राह्मण्स हो गए, राजपूत हो गए, वैश्याज। बट कुछ एरियाज ऐसे थे यहाँ पर लोअर कास्ट के लोग भी एलिमेंट्री एजुकेशन रिसीव करते थे। यहाँ का एक बैड फीचर क्या था 18th सेंचुरी में कि यहाँ पर फीमेल एजुकेशन को टोटली इग्नोर कर दिया जाता था, फीमेल एजुकेशन के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करा जाता था। ऑन द अदर हैंड अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस थे वो ऑल ओवर द कंट्री फैले हुए थे। इनको नवाब्स, राजाज, जो रिच जमींदार होते थे रीजनल एरियाज में, वो लोग हायर एजुकेशन को फाइनेंस करते थे, सपोर्ट करते थे। एंड जो हिंदूज थे वो पर्टिकुलरली संस्कृत लर्निंग के ऊपर फोकस करते थे, वो संस्कृत के लिए जो हायर इंस्टीट्यूशंस होते थे वहाँ पर मेनली जाते थे। एंड जो पर्शियन लैंग्वेज थी, क्योंकि वो मुगल कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, इसलिए हिंदूज एंड मुस्लिम्स ये दोनों इक्वली ही पर्शियन लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देते थे, बट संस्कृत लैंग्वेज को हिंदूज इम्पोर्टेंस देते थे। अगर हम कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो बिहार एंड बंगाल इन एरियाज में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बोला जाता था चतुष्पथीज और टोल्स, ये नाम आप याद रखें। एंड अगर संस्कृत एजुकेशन देखें तो इसके लिए आप टंक वर्ड याद रखें। ये इंस्टीट्यूशंस थे यहाँ पर, ऐसे टी से है तीरहत, मिथिला भी इसको लिखा गया है स्पेक्ट्रम में। देन यू से है उत्कला, एन से है नादिया एंड के से है काशी, दैट इज वाराणसी। तो इसको आप याद रख सकते हो। संस्कृत एजुकेशन के ये हायर इंस्टीट्यूशंस थे। पर्शियन एंड अरेबियन लैंग्वेज मदरसाज में प्रोवाइड करी जाती थी। एंड पर्शियन के लिए मेन जो इंस्टीट्यूशन था वो अजीमाबाद पटना में था। अगर अरबिक लैंग्वेज की बात करें तो इसमें मुस्लिम्स तब प्रोफिशेंसी अक्वायर करते थे जिन्होंने कुरान या फिर मुस्लिम थियोलॉजी में, दैट इज मुस्लिम रिलीजन में स्टडी करनी थी, वही लोग ही अरबिक लैंग्वेज में प्रोफिशेंसी अक्वायर करते थे। अब इससे रिलेटेड भी, एजुकेशन से रिलेटेड भी आपने एक इम्पॉर्टेंट व्यू को याद रखना है, ये स्पेक्ट्रम में नहीं दिया गया है, प्लीज इसको नोट कर ले। ये व्यू है वैरन हेस्टिंग्स का। उन्होंने बोला है